क्या तुर्की के कहने पर ईरान और रूस ने छोड़ा बशर अल असद का साथ? कैसे असद ने अपने ही करीबी साथियों से सीक्रेट रखा देश छोड़ने का प्लान? किस तरह रूस की फौजी मदद मिलने का असद ने दिया अपनी ही सेना को भरोसा? अब कौन चलाएगा सीरिया? दूरबीन की नजर से देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब और कोशिश करते हैं यह जानने की कि आखिर कई देशों की ताकत का अखाड़ा बन चुके सीरिया में अब क्या और कैसे होने जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। सीरिया में जिस राजनीतिक भूकंप के साथ बशर अल असद की सत्ता खत्म हुई, उसकी धूल अब छंटने लगी है। साथ ही धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर कैसे बरसों तक सत्ता पर काबिज रहे बशर अल असद राजधानी दमास्कस छोड़कर भाग निकले। 2020 में विद्रोहियों को देश के उत्तर में खदेड़ने में असद की फौजी मदद करने वाले रूस और ईरान ने आखिर क्यों पीठ फेरी? इस सिलसिले पर एक बड़ा और अहम बयान तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदेन का आया है। तुर्की का दावा है कि उसने ही रूस और ईरान को इस बात के लिए राजी किया कि बशर अल असद को सैनिक मदद न दी जाए, यानी बशर अल असद को लड़ने के बजाय देश छोड़कर निकल भागने का रास्ता दिया जाए। साथ ही इस बात पर भी सौदा हुआ कि बशर को देश से सुरक्षित निकल जाने दिया जाए। इसी तरह ईरान को भी राजी किया गया कि वो न तो खुद इस लड़ाई में उतरे और न ही हिजबुल्लाह या किसी और गुट को आगे करे। जब सीरिया में विद्रोही गुट दमिश्क की तरफ बढ़ रहे थे तो 3 दिसंबर को पहले अंकारा में ईरान और तुर्की के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होती है। वहीं असद के देश छोड़ने से ऐन पहले दोहा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान की 7 दिसंबर को मुलाकात हुई। सीरिया से असद की विदाई प्लान को लेकर आई खबरों की माने तो 8 दिसंबर से पहले रूस भी बशर अल असद को यह बता चुका था कि अब उसकी सत्ता का बचना मुश्किल है। उसके पास एक ही विकल्प है और वो है देश छोड़कर भाग निकलने का। लेकिन यह प्लान बेहद सीक्रेट रहना जरूरी है। सो इसी प्लान के मुताबिक असद ने अपने कई करीबियों को और फौजी जनरल्स को भी धोखे में रखा। बताया जाता है कि असद ने अपने करीबी सलाहकारों से राष्ट्रपति निवास पहुंचने यानी पीपल्स पैलेस जाने के लिए कहा, ताकि वो देश के हालात पर मीडिया के सामने एक बयान दे सके। यानी बशर अल असद ने अपने करीबियों से कहा कि वो देश के नाम संदेश देना चाहते हैं और इसकी तैयारी के लिए एक मीटिंग उन्होंने पीपल्स पैलेस में बुलाई है, इसलिए सारे लोग वहीं पहुंचे। वहीं फौजी जनरल से उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि रूस से बात हो चुकी है और विमान के जरिए मदद आ रही है। रूसी विमान की अगवानी के लिए परिवार समेत हवाई अड्डे पर पहुंचे असद ने अपने कई करीबियों को वापस भेज दिया। किसी को यह भनक तक नहीं लगने दी कि रूस का जो विमान सीरिया की हवाई सीमा में दाखिल हुआ है वो कोई फौजी मदद लेकर नहीं आ रहा, बल्कि बशर अल असद को देश से सुरक्षित निकालने के लिए आ रहा है। यानी ऐसे में जब विद्रोहियों की फौज राजधानी दमिश्क को घेर रही थी तो बशर अल असद की अगुवाई वाली फौज और उसके कई सिपह सालारों को भी यह नहीं पता था कि मुल्क का मुखिया चुपचाप देश छोड़ने का सौदा कर चुका है। वहीं रूस और ईरान भी सौदा कर चुके थे कि अभी असद के लिए अपनी फौजी ताकत को झोंकना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि रूस पहले ही यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में यदि उसे अपनी फौजी ताकत सीरिया में कम करने का मौका मिलता है तो फिलहाल उसे ले लेना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। वहीं इजराइल के साथ चल रहे सैनिक तनाव के बीच ईरान पहले ही 1 साल के दौरान कई झटके झेल चुका है। उसके करीबी हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ में संघर्ष विराम कर लिया है, साथ ही उसकी ताकत पहले से कमजोर हुई है। ऐसे में ईरान के लिए असद के लिए किसी दूसरे देश में सीधे फौजी मदद भेजना न तो आसान था और न ही फिलहाल मुनासिब। यही वजह है कि सीरिया में जहां असद का असर खत्म होने का जश्न मनाया जा रहा है तो साथ ही ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि रूस ने सीरिया के कई इलाकों में अपनी फौजी मौजूदगी को कम करना शुरू कर दिया है। कई फौजी ठिकानों से हवाई जहाज वापस रूस की तरफ जा रहे हैं। वहीं इजराइल लगातार बशर अल असद की सीरियाई फौज के कई ठिकानों पर बीते 1 हफ्ते के दौरान लगभग रोज बमबारी कर रहा है। खैर, सीरिया असद राज से निजात पाने का जश्न मना रहा है और मॉस्को में बशर अल असद का परिवार अपनी जान की खैरियत मान रहा है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों के कहने पर जश्न मनाया गया और राजधानी दमिश्क में शुक्रवार की शाम जमकर आतिशबाजी की गई। साथ ही जेल से कैदियों को रिहा कर दिया जा रहा है। मस्जिदों में खास नमाज आयोजित की जा रही है। लेकिन अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक असद परिवार के निशान मिटा रही भीड़ के हुजूम को यह नहीं पता है कि उनके मुल्क को अभी कौन चलाएगा और कैसे। दमिश्क में सत्ता भले ही बदल गई हो, लेकिन उसकी सीरत नहीं बदली है। सीरिया पहले भी विदेशी ताकतों का अखाड़ा था और आज भी दूसरे देशों की जियोपॉलिटिकल कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है। पहले रूस और ईरान के सहारे असद सत्ता की कुर्सी बचाए हुए थे, वहीं अब तुर्की, अमेरिका, इजराइल का दबाव उसके दरवाजे पर खड़ा है।
तुर्की ने तो सत्ता बदलाव में मदद के लिए हयात तहरीर अल शाम के सामने अपनी कीमत साफ कर दी है। देश के उत्तरी इलाकों में मौजूद कुर्दिश लड़ाकों वाले पीकेके या वाईपीजी को खुद ही अपना वजूद खत्म करने के लिए कहा गया है, वरना तुर्की की धमकी है कि उसे मिटा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि असद राज के खत्म होने से तुर्की की ताकत बढ़ी है। साथ ही विद्रोही गुटों पर अपने दबदबे का इस्तेमाल कर तुर्की अब इस कोशिश में है कि अपनी सरहद से हर उस ताकत को खत्म कर दिया जाए जो उसके लिए चुनौती या खतरा बन सकती है। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि तुर्की की यह चाहत क्या आसानी से पूरी हो पाएगी, क्योंकि सीरिया के अखाड़े में तुर्की कोई अकेला पहलवान नहीं, बल्कि बरसों के गृहयुद्ध से बंटे और टूटे सीरिया में विद्रोहियों के भी कई गुट हैं और उनके कई प्रायोजक। ऐसे में सीरिया के सामने अभी यह खतरा बरकरार है कि वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक और नया फार्म हाउस बन जाएगा। अल-कायदा, आईएसआईएस से लेकर कई आतंकी गुटों का नेटवर्क सीरिया में सक्रिय है और कब्जे की लड़ाई लड़ने में उसे कोई परहेज नहीं। सो जश्न की तस्वीरों और सीरिया को संभालने का फॉर्मूला बनाने के लिए हो रही बड़ी बड़ी बैठकों में इस बात की गारंटी कम ही है कि फिलहाल सीरिया को संभाला या संवारा जा सकता है। इराक हो या लीबिया, इलाके में तानाशाहों को हटाने के ऑपरेशंस ने अपने पीछे बहुत से घाव और बरसों का दर्द ही छोड़ा है, जो पूरी दुनिया को परेशान करते आया है। यही सबक हैं जिनके कारण इस बात की चिंता और सवाल बरकरार हैं कि आखिर सीरिया में क्या होगा और कैसे होगा, और दुनिया को क्या उसकी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।